तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरएनएस इक्वेशन के बारे में एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आरएनएस इक्वेशन पढ़ने से पहले आज अपनी चीज जानेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस पे। देखो जनरली क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शंस का टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्टेंट, जो मॉलिक्यूल के रिएक्टेंट है उनके बीच में कोलिजन बढ़ जाता है और कोलिजन बढ़ने के कारण से रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण से वो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और जो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स एक्टिव हो जाते हैं तो एक्टिव होने के बाद वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फिर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो पाते हैं। कभी भी रिएक्टेंट होता है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। रिएक्टेंट सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी को गेन करके हाईली एनर्जेटिक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ही फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आज अपन समझेंगे। तो सबसे पहले अपने पास में कुछ टर्म्स होती है उनको अपन समझ लेते हैं कि वो क्या होती है। यस, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे आरएनएस इक्वेशन। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है। सपोज करिए कि T डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट है K1 और T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट हो जाता है K2। तो T डिग्री सेंटीग्रेड एंड T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इन दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर उस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का रेशो क्या होगा, उस कांस्टेंट के लिए रेट कांस्टेंट का रेशो हुआ है, उसी को अपन टेम्परेचर कोफिशिएंट कहेंगे। तो सब अपन मान लेते हैं इसको। तो K2 ये कितने पर T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड K1 ये T डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 2 और 3 टाइम्स होता है, 2 और 3 टाइम्स होता है। तो अपन कैसे कह सकते हैं इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। द रेट कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ the temperature coefficient is the ratio of rate constant at T plus 10 degree centigrade and T degree centigrade। ओके, तो जनरली अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर उस केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन 2 या 3 टाइम्स बढ़ जाती है, 2 और 3 टाइम्स बढ़ जाती है। इसी को अपन टेम्परेचर कोफिशिएंट कहेंगे। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट is the ratio of rate constant at T degree centigrade and T plus 10 degree centigrades। और इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू होती है वो K1 के कंपैरिजन में 2 और 3 टाइम्स हो जाती है। सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि किसी भी रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट डबल या ट्रिपल हो जाता है जब उस रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा जाता है। इसी को अपन टेम्परेचर कोफिशिएंट कहेंगे। ओके, अब कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस के टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने पर वो 2 और 3 टाइम्स ही बढ़े। कई बार ऐसा होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेट ऑफ रिएक्शन 200 और 300 टाइम्स भी बढ़ जाता है, 6 और 7 टाइम्स भी बढ़ जाता है। तो इस चीज के सॉल्यूशंस के लिए आरएनएस ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको अपन बोलेंगे आरएनएस कॉन्सेप्ट। और उन्होंने कहा कि on increasing the temperature of a chemical reaction there is an exponential increase into the rate of reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर में वृद्धि करने पर उसके रेट ऑफ रिएक्शन में एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होती है। इसी को अपन आरएनएस कहते हैं, इसी को अपन आरएनएस का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, अब आरएनएस ने एक इक्वेशन दी और उस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, आरएनएस इक्वेशन। अपन ये पढ़ेंगे आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन क्या है, आरएनएस इक्वेशन। एंड व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ आरएनएस। On increasing the temperature for a chemical reaction there is an exponential increase into the rate of reaction। उसी को अपन बोलेंगे आरएनएस कॉन्सेप्ट। ध्यान देना, आरएनएस इक्वेशन इक्वल टू K इंटू E की पावर माइनस EA अपॉन RT। सबसे पहले अपन एक टर्म्स को समझेंगे। व्हाट इज दिस K, रेट कांस्टेंट। K रेट कांस्टेंट। यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके लिए सेकंड इनवर्स
ए इंपॉर्टेंट है, इसी को अपन बोलते हैं आरएनएस पैरामीटर, आरएनएस पैरामीटर, इसी को अपन बोलेंगे आरएनएस फैक्टर, आरएनएस फैक्टर, और इसी ए को अपन प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ए डायमेंशनलेस होता है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, डायमेंशनलेस। और डायमेंशनलेस होगा, जब ए डायमेंशनलेस होगा तो ए और के यूनिट सेम, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए के की यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, इसलिए ए की यूनिट भी हो जाएगी सेकंड इनवर्स, एक यूनिट क्या हो जाएगी सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, इसलिए ए को अपन फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, ए को अपन फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। तो आरएनएस फैक्टर एक के चार रूप हो गए, आरएनएस पैरामीटर, आरएनएस फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एंड फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्यों? क्योंकि के ए डायमेंशनलेस, इसकी यूनिट दोनों की सेम होगी। ओके, इसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, तो सेकंड इनवर्स होती है फ्रीक्वेंसी की यूनिट, इसलिए ए को अपन बोलेंगे फ्रीक्वेंसी फैक्टर। हियर ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ए इज एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी की जो यूनिट होती है बेटा वो क्या होती है, जूल पर मोल, जूल पर मोल, इसको अपन किलोजूल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। आर की यूनिट होती है गैस कांस्टेंट जो होता है आर, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। एंड टेम्परेचर, टी मींस टेम्परेचर, टी मींस टेम्परेचर, वो डिग्री सेंटीग्रेड में भी हो सकता है और केल्विन में भी, जनरली अपन ऐसा यूनिट लिखते हैं केल्विन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर एक आई है कि सर ये माइनस ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, इस पूरी टर्म को अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। और ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट क्या होता है बेटा, ये एक रेशियो होता है, यानी किसका, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड, लिखा, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड पार्टिकल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ए की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, इसको अपन कलेक्टिवली बोल्ट्जमान कांस्टेंट भी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है नंबर ऑफ एक्टिवेटेड पार्टिकल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जनरली इसका मतलब यह है कि किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने पर कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी एवरेज मॉलिक्यूल्स की एनर्जी से ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो जो जिनकी एनर्जी ज्यादा हो गई, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्विवेलेंट हो गई या उनसे ज्यादा हो गई, उसको अपन बोलेंगे नंबर ऑफ एक्टिवेटेड पार्टिकल्स। और जो एवरेज मॉलिक्यूल्स हैं वो तो सारे के सारे यहाँ पर रहेंगे। उन एवरेज मॉलिक्यूल्स में से ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी, जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी या इसके बराबर हो गई है या फिर इससे ज्यादा हो गई है, उसको अपन बोलेंगे एक्टिवेटेड पार्टिकल्स। तो इन दोनों के रेशियो को अपन इससे शो करते हैं, समझ में आ गई बात। अब ये आरएनए इक्वेशन की बात अपन कर चुके हैं, ये क्या होता है। अब इसमें अपने पास में दो टर्म है, एक तो क्या कि सर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी अपन किसे कहेंगे, देखिए सिंपल सी बात करें, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। The minimum amount of energy which is required to convert the reactant into product is known as activation energy. Okay? और एक अपने पास में होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये हमेशा ध्यान रखना कि थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी से ऑलवेज ज्यादा होती है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है बेटा,
कि थ्रेशोल्ड एनर्जी अपन उस मिनिमम एनर्जी को कहते हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल के रिएक्टेंट पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन के लिए जरूरी होती है। यदि किसी भी, देखो कोलिजन कब करेंगे, जब उनमें कुछ न कुछ मिनिमम एनर्जी होगी, और जो मिनिमम एनर्जी कोलिजन के लिए जरूरी होती है उसी को अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी is the minimum kinetic energy of the reactant particles which must be essential to collide the reactant particles to bring about into the product। यानी कि when minimum kinetic energy reactants के particles की minimum kinetic energy जो उनको टकराने के लिए या कोलिजन करने के लिए जरूरी होती है उसी को अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड एनर्जी हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो ऑलवेज एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। तो अपन इसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू ई ए ई टी माइनस एनर्जी एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, एनर्जी एक्चुअली प्रोड्यूस्ड by average molecules। ठीक है, by average molecules, energy actually expressed by average molecules। तो अगर इससे अपन लिखें, यदि मैं इसको एवरेज एनर्जी मानूं तो एनर्जी एवरेज मानूं तो इसके फॉर्मूला अपन ऐसे लिख सकते हैं, ई टी इक्वल टी ई टी एम थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू ई ए प्लस एवरेज एनर्जी। इसका मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, क्लियर है यहां तक? यस। अपने को ये ध्यान रखना कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है एक्टिवेशन एनर्जी से, सॉरी थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू ऑलवेज एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। अब अपन इस चीज को समझ लेते हैं, वो कैसे, देखिए मैं एक कर्व खींच रहा हूं यहां पर, ये एक्स है मेरे पास प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, और यहां पर है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इसको भी मैं क्लियर कर रहा हूं, आप समझ लेना। एंड यहां पर भी मैं एक नेक्स्ट तरफ खींच रहा हूं, सेम प्रोग्रेस ऑफ एनर्जी, ध्यान से समझना, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और ये पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान देना, मेरे पास में यहां पर रिएक्टेंट्स है, सपोज H2G प्लस I2G, ये रिएक्टेंट्स है। अब ये रिएक्टेंट्स आपस में टकराएंगे, क्योंकि मैंने बताया है रिएक्टेंट्स कभी भी डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। रिएक्टेंट्स आपस में, रिएक्टेंट के पार्टिकल्स होंगे आपस में कोलाइड होंगे, कोलाइड होने पर उनके बीच के ओल्ड बॉन्ड्स हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे और न्यू बॉन्ड्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा एक साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन होता रहता है। ठीक है, तो जैसे H2 और I2, अब मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, H एंड H के बीच बॉन्ड टूटना शुरू होंगे, यहां पर I और I बॉन्ड बिटवीन I एंड I, आयोडीन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड टूटना शुरू होंगे, और नया बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगा H और I के बीच में होगा। इसको अपन बोलेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे बेटा इसको? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, ध्यान देना। अब जैसे मान लीजिए यहां पर रखा ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, देखिए यहां ये एक एनर्जी बैरियर है और ये एनर्जी का थ्रेशोल्ड हो गया, यानी इससे ज्यादा एनर्जी नहीं है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट्स के बीच जो एनर्जी का गैप होता है, द एनर्जी गैप बिटवीन द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्टेंट्स आर नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट्स के बीच जो एनर्जी का गैप होगा उसको अपन बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गए
उनके कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं। अपन ऐसे लिख सकते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आर हाईली एनर्जेटिक, हाईली एनर्जेटिक। और जो हाईली एनर्जेटिक होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, और ये स्टेबिलिटी गेन कब करते हैं? दे गेन स्टेबिलिटी आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट। यस, और इनका लाइफ टाइम होता है बहुत शॉर्ट होता है, वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम, वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम, वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम। ओके, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से भी ज्यादा एनर्जेटिक वाले जो रिएक्टेंट्स, ज्यादा एनर्जेटिक जो स्पीसीज होती है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट्स के बीच जो एनर्जी का गैप होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर स्टेबिलिटी गेन करते हैं, और ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं। अब यहाँ पर अपने को ध्यान देना होगा, यहाँ मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, व्हाट इज दिस प्रोडक्ट, और अपने जानते हैं प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज रिएक्शन एंथैल्पी। ओके, और यदि प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से कम है तो इसके अपन बोलेंगे नेगेटिव एंथैल्पी, और इस टाइप की रिएक्शन को अपन बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, रिएक्टेंट की एंथैल्पी और प्रोडक्ट की एंथैल्पी के बीच जो एनर्जी गैप होता है उसको अपन बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और यदि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है तो उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, जिनके लिए डेल्टा एच नेगेटिव होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। सिमिलर, इसी के सिमिलर अपने ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है, ये ध्यान देना, पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, ये प्रोडक्ट, यहां पर ये क्या है प्रोडक्ट, और ये रिएक्टेंट H2 प्लस I2, ये रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है अपने डिस्कस कर ली अभी, और इनके बीच जो गैप होता है वो एनर्जी गैप, उसको अपन बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये प्रोडक्ट, अब अपने जानते हैं प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है, तो ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी डेल्टा H इक्वल टू पॉजिटिव, डेल्टा H इक्वल टू पॉजिटिव, और डेल्टा H इक्वल टू पॉजिटिव होगी, और जिस रिएक्शंस के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होती है उसको अपन बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसको अपन बोलेंगे बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अपन कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी से, प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट्स की एनर्जी से ज्यादा होती है, तो इस टाइप की जो रिएक्शंस हैं उसको अपन बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। राइट, एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आरएनएस इक्वेशन क्या है वो समझ गए, आरएनएस इक्वेशंस के जो डिफरेंट टर्म्स हैं वो समझ गए। अब अपन पढ़ने वाले हैं क्या कि आरएनएस इक्वेशन में एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन अपन कैसे करते हैं। यहां पर एक चीज बता देता हूं आपको, एक्टिव किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ने पर उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होगा। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होगी तो नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स उतने ही ज्यादा होंगे, और वो रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी, और इजीली उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे। इस बात का ध्यान रखना आप लोगों, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे बेटा क्या आरएनएस इक्वेशन में डिफाइन कर देता हूं क्या है, K इक्वल टू A इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये आरएनएस इक्वेशन है। ओके, आरएनएस इक्वेशन क्या है, आरएनएस इक्वेशन इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, for the calculation of activation energy for a chemical reaction having the rate constant and temperature T। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए यदि अपने पास में रेट कांस्टेंट है
और उस केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर है, तो उससे अपन एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस इक्वेशन को अपन आरएनएस इक्वेशन कहेंगे। ओके, यस। अब देखिए, इसका अपन लॉग लेते हैं, ऑन टेकिंग लॉग, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा, कैलकुलेशन या डिटरमिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ऑन टेकिंग लॉग, इजीली दिख रहा, ऑन टेकिंग लॉग, इसका क्या होगा, एल एन ऑफ के इक्वल टू एल एन ऑफ ए प्लस सॉरी माइनस ई ए अपॉन आर टी, माइनस ई ए अपॉन आर टी। वो क्यों, मैं इसकी प्रॉपर्टी लिख देता हूं, लॉग बेस एक्स, एक्स इंटू एक्स की पावर ए, तो इसकी वैल्यू होती है ए, इसके बेस पर इसका पूरे का लॉग हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, यस। यदि इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूं, लॉग इंटू के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये भी आरएनएस इक्वेशन है, ये भी आरएनएस इक्वेशन है, इंटीग्रेटेड आरएनएस इक्वेशन। अब अपने पास में एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और y और x के बीच में प्लॉट करते हैं अपन, y और x के बीच में ग्राफ खींचेंगे, तो m विल बी स्लोप एंड c विल बी इंटरसेप्ट। तो log के एंड 1 अपॉन t के बीच में यदि अपन ग्राफ खींचे, तो अपने पास में इस टाइप का ग्राफ आता है, क्या, log के एंड 1 अपॉन t, ये इसका स्लोप होगा, क्या होगा बेटा, स्लोप विल बी माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, और ये log ए इंटरसेप्ट होगा। तो बाय दिस ग्राफ calculation of activation energy can be made by the slope. तो slope will be minus EA upon 2.303 R, ये स्लोप होगा, और इसके बेस पे अपन एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी का एक तरीका और होता है, अल्टरनेटिव मेथड, टू फाइंड आउट the value of kinetic energy, that to find out the value of activation energy by alternative method। ठीक है, इसको मैं रख कर रहा हूं, डिटरमिनेशन मैं लिख रहा हूं यहां पर, तो कॉपी क्या है अपना, डिटरमिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, डिटरमिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बाय alternative method, by determination of activation energy by alternative method। अपने पास इक्वेशन क्या, आरएनएस इक्वेशन k इक्वल टू a इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। देखो अल्टरनेटिव मेथड में क्या होता है, यदि T1 टेम्परेचर पर किसी भी रिएक्शन के लिए इफ K1 at T1 temperature the rate constant for a chemical reaction is K1 and T2 temperature पर the rate constant for a chemical reaction is K2। अगर T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट किसी भी रिएक्शंस के लिए K1 है, तो अपन उस इक्वेशन के लिए रेट कांस्टेंट K1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, K1 इक्वल टू A इनटू e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर T1, इक्वेशन 1। और T2 टेम्परेचर पर उसका रेट कांस्टेंट K2 हो, तो K2 इक्वल टू A इनटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर T2, राइट। अब मैं इसको कर रहा हूं,
इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1/2 क्या होगा, k1/k2 इक्वल टू, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी वन अपॉन, इसमें क्या होगा बेटा, e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी टू। इसका अपन लॉग लेते हैं, इसका अपन लॉग लेंगे, क्या होने वाला है, यस बताइए, इसका लॉग सिंपल लिख रहा हूं, बीच का स्टेप छोड़ करके, ठीक है ना। तो log k1 अपॉन k2, जनरली लिख रहा हूं मैं, log k1 अपॉन k2 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर, और ये होगा 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। देखिए इस इक्वेशन को मैंने डायरेक्ट लिखा, बेस के कुछ स्टेप छोड़ो, ऑन सॉल्विंग अपने यहाँ लिख सकते हैं, ऑन सॉल्विंग या ऑन लॉग k1 अपॉन k2, इसका लॉग लिया, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ई ए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T2 माइनस T1। ये जो इक्वेशन होगी वो इंटीग्रेटेड आरएनएस इक्वेशन, ये क्या होगी, इंटीग्रेटेड आरएनएस इक्वेशन। तो अपन किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू यहां से अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पर, ठीक है ना। तो ये आरएनएस इक्वेशंस का इंटीग्रेटेड फॉर्म हो गया। अब यदि एक इक्वेशन और होती है, क्या, वन टॉप फैक्टर के बेस पर, DLN K अपॉन DT इक्वल टू, ये वन टॉप इक्वेशन है, डेल्टा E अपॉन आर टी स्क्वायर, ये वन टॉप रिएक्शन, वो सॉरी वन टॉप इक्वेशन। और इसी के बेस पे आरएनएस ने इक्वेशन जो दी थी, एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया था, उसी को आरएनएस इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। और यहां पर डेल्टा ई की जगह अपन एक्टिवेशन एनर्जी को काम में ले लें, तो DLN ऑफ K अपॉन DT इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन RT, राइट, ये आरएनएस इक्वेशन। तो ये भी आरएनएस इक्वेशन है, ये भी आरएनएस इक्वेशन है, एंड ये भी आरएनएस इक्वेशन है, ठीक है। तो आरएनएस इक्वेशन हमने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कब होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कब होती है, आरएनएस कॉन्सेप्ट क्या है, क्या आरएनएस कॉन्सेप्ट, there is an exponential increase into the rate of reaction on increasing the temperature, ओके। और टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स क्या है, इन सब चीजों को आज अपन ने अध्ययन किया। अब इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं अपन, वो कैसे, देखिए अपन एक ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, और यहां पर मैं लिखा हूं माइनस ई ए अपॉन आर टी। अभी मैंने डिस्कस किया था क्या, कि आरएनएस इक्वेशन में ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड पार्टिकल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर उन पार्टिकल्स का फ्रैक्शन होगा जो टेम्परेचर बढ़ाने पर जिनकी एनर्जी एवरेज मॉलिक्यूल से कितनी बढ़ी, ठीक है। और यहां पर होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, distribution of particles at T1 and T2 टेम्परेचर, ओके। और यहां पर ये
यानी फ्रैक्शन ऑफ हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स, यानी E माइनस E अपन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं। यस, देखिए इसको अपन ये पढ़े बेटा, और ये सॉरी इसको अपन ये लिख देते हैं। ये T1 टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन है, या ये T2 टेम्परेचर। T1 टेम्परेचर पर एक्टिव पार्टिकल्स की संख्या, यानी वो सारे पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्विवेलेंट या उससे ज्यादा है, तो यह है, यानी दिस शेडेड एरिया shows the fraction of activated particles at T1 temperature. Okay, activated particles at T1 टेम्परेचर पर, और यदि T2 टेम्परेचर कर दिया जाता है तो ये एरिया और जुड़ जाएगा। तो दिस इज क्या है, दिस एरिया shows the number of additional active particles at T2 temperature, क्योंकि T2 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T1। ओके, तो T2 टेम्परेचर ज्यादा है T1 के कंपैरिजन में, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर यहाँ पर कुछ एडिशनल एक्टिवेटेड पार्टिकल्स की संख्या बढ़ जाएगी। जब एक्टिवेटेड पार्टिकल्स की संख्या बढ़ेगी तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी तो प्रोडक्ट इजीली बन जाएगा, ठीक है ना, प्रोडक्ट भी रैपिडली बनेगा, इजीली बनेगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ाए हुए टेम्परेचर के कारण से उस रिएक्शन के लिए एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाती है। एक्टिव मॉलिक्यूल्स यानी वो सभी मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्विवेलेंट हो या उससे ज्यादा हो। तो इस कर्व के बेस पे अपन इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब काइनेट आरएनएस इक्वेशन के बेस पे अपन कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, और इन न्यूमेरिकल्स के बाद में आप ये समझ सकते हो कि आरएनएस इक्वेशन का मेन एप्लीकेशन क्या है, आरएनएस इक्वेशन के बेस पे अपन एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यस, अब मेरे पास तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है। If the temperature for a chemical reaction is increased by 350 to 400 Kelvin, पहला न्यूमेरिकल, तो T1 टेम्परेचर कितना है 350 केल्विन, और T2 टेम्परेचर कितना हुआ 400 केल्विन। Then rate constant for first order reaction becomes 3 times. Calculate the activation energy for a reaction. तो रेट कांस्टेंट, अब अपन इसको सॉल्यूशन करते हैं। वो कैसे, T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट कितना K1। क्वेश्चन ये कह रहा है T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 है, और T2 टेम्परेचर पर यानी कि 400 केल्विन पर रेट कांस्टेंट कितना हुआ 3K1, यानी K1 का 3 टाइम्स। देन कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, एक सिंपल सा फॉर्मूला अपने पास में है। अभी अपन ने आरएनएस इक्वेशन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ा था, वो क्या था, log K2 अपॉन K1, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू R। यहां लिख देंगे बड़ा अपन T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ओके, देखिए अब इसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं। मैं यहां करूं log K1 अपॉन K2, तो यहां पर क्या बनेगा log K1 अपॉन K2 लिखूं, और यहां पर मैं लिख दूंगा T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू T2। अगर मैं K1 ऊपर ले जाऊं K2 नीचे लाऊं तो यहां पर हो जाएगा T1 माइनस T2, और K2 ऊपर रहेगा तो T2 माइनस T1। log K2, देखिए K2 की वैल्यू कितनी है 3K1, तो 3K1 अपॉन K1
इक्वल टू ई अपने को फाइंड आउट करना है 2.303 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल एंड T2 की वैल्यू कितनी बेटा 400 केल्विन माइनस 350 केल्विन अपॉन 400 माइनस 350 K1 से K1 log K log 3 और log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4771 0.4771 इक्वल टू EA और देखना 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 2.303 तो ये वैल्यू नियर अबाउट आएगी 9.15 इनटू 400 माइनस 350 50 केल्विन अपॉन कितना हो जाएगा 35 इंटू 2 70 एंड 70 प्लस 70 यानी 140 और ये हो जाएगा 123 ओके कर लो बेटा इसको यस अब सिंपल सा E A इक्वल टू 0.4771 और ये वैल्यू आएगी मेरे पास में 9.15 इनटू यहां से ये कैंसिल तो ये होगा और ये हो जाएगा 50 इसको आप कैलकुलेट करना कितना आएगा आंसर वो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा कितना है 0.4771 इनटू 9.15 इनटू 14000 इक्वल टू और डिवाइडेड बाय 5 ये होगा बेटा लगभग 1 2 2 3 1 2 2 3 ट्रिपल टू है ना 3 ये हो जाएगा जूल और इसको अपन किलो जूल में चेंज करें तो ये हो जाएगा 12.223 किलो जूल ओके किलो जूल पर मोल ठीक है कर लो इजीली यस सेकंड क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं और ये ध्यान रखना है जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है